गुड इवनिंग ऑल। कैसे हैं आप सब? आवाज जा रही है मेरी सबको? गुड इवनिंग सर। आ रही है, क्लियर दिख रही है स्क्रीन सर। गुड इवनिंग सर। अटैचमेंट ऑन नहीं हो रहा, शायद कुछ इशू है। बहुत देर से ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा रहा है वो। तो इसी पे रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। मैं भी वेट ही कर रहा हूँ सर, 1 मिनट का। आ ही नहीं रहा है। पता नहीं क्या इनका सेटिंग चलता रहता है। ठीक है, छोड़ देते हैं इसको, गूगल मीट पे कर लेते हैं रिकॉर्डिंग। तो बाकी लोग कहाँ हैं? दो ही तीन लोग हैं पॉलिटिकल साइंस में। सर एक अल, ऋचा मैम भी है ना कोई? हाँ, ऋचा मैम है, अलका जी हैं, ये दो लोग नहीं है ये। ठीक। तो सबसे पहले जो पेपर वन में क्लासेस हुई हैं सारी, कंबाइंड क्लासेस और बाकी क्लासेस भी, तो उसका आप लोग नोट्स नहीं शेयर किए हैं। तो अब तक जितनी क्लासेस हुई, बीच में दो दो तीन तीन क्लासेस हुई थी जब पेपर टू की क्लासेस नहीं चल रही थी। तो सबसे पहले आप लोग नोट शेयर करिए, कंपाइल कंप्लीट बना करके। दीप्ति, मुकेश, चेतन, आपने तो इन्फॉर्म किया था, अब तो आ गए हैं आप, ठीक है। बिल्कुल सर, मैं बस लास्ट के 2 लेक्चर बाकी है पॉलिटिकल साइंस के, पेपर 2 के, तो वो हाँ कल तक के मैं आपको करके पूरा वन से पूरा करके कर दूंगा। हाँ, जितनी सारी चीजें आप लोगों को पढ़ाई गई हैं सारा ही नोट्स बना के शेयर करिए, पेपर वन, कंबाइंड क्लास और बाकी चीजें। क्योंकि क्वेश्चन जो पूछ रहा है ना, वो सिलेबस के बाहर से पूछ रहा है। अभी यूपीएससी वालों का जो एग्जाम हुआ है, तो उसमें ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पूछा है, जबकि सिलेबस में नहीं था, लेकिन हमने पेपर वन में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी किया था। तो अगर वो लोग पढ़ लिए होते तो क्वेश्चन सही हो जाते, जिन लोगों ने पढ़ा था उनका सही हो गया। तो जितनी भी सारी चीजें आप लोगों को पढ़ाई जा रही हैं, वो सारा आपका सिलेबस है, और वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। सो जॉन डीवी भी था सभी सर। लोग, हाँ, जॉन डीवी भी था। तो जितनी सारी चीजें आप लोगों को करवाई थी एक्स्ट्रा ना, वो सारे एग्जाम में पूछे गए थे। तो इसका मतलब हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आप लोग उसको फॉलो करिए। अगर फॉलो नहीं करेंगे, नोट्स नहीं बनाएंगे, तो दिक्कत होगी। बताइए चेतन, हैंड रेस किया आपने? सर गलती से हो गया था। ठीक है। तो आप लोगों ने नोट्स नहीं शेयर किया है, सभी लोग पहले नोट्स जितना पढ़ाया गया है। सर हाँ। हम तो पेपर वन पे सारा सेंड कर दें सर। और जो एडिशनल कंबाइंड क्लासेज हुई उसकी कंबाइंड वाला तो वो सब पीडीएफ से पढ़ाते थे, तो वो सब मैंने नोट किए। नोट कर लीजिए, उसमें से जो चीजें लिखवाई गई होंगी नोट कर लीजिए, नहीं तो उसको कंपाइल कर लीजिए नोट में अपने, ठीक है। और ठीक उसके है सर। अलावा भी जो क्लासेज हुई हैं, जैसे पॉलिटी की क्लासेज लिया था यूपीएचएससी में, तो आप लोगों को बोला था मैंने, तो पेपर वन में आएगा वो। आज मैं बताऊंगा 6 बजे से। ठीक है। तो पॉलिटिकल थिंकर्स कर रहे थे हम लोग, कन्फ्यूशियस कर लिया था, प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, हॉब्स। आज करेंगे लॉक। जॉन लॉक को नहीं किया था ना हमने? नहीं सर। नहीं किया था। उदारवाद किया था हम लोगों ने। तो जॉन लॉक आधुनिक उदारवाद के जनक है। नोट्स जो शेयर किया था कंपाइल करके सारे पॉलिटिकल थिंकर को, पढ़ के आए आप लोग? पढ़ लिया होगा अब तक तो सभी लोगों ने। जी सर। ठीक। तो जॉन लॉक आधुनिक उदारवाद के जनक माने जाते हैं, मॉडर्न लिबरलिज्म जो है। अब अगर मैं पूछूं आप लोगों से कि उदारवाद क्या है, इस पे क्लास हो चुकी है, और इसके पहले एक और थिंकर को हमने पढ़ा था जो उदारवाद से संबंधित थे, ठीक है। तो जल्दी से मुझे 3 पॉइंट बताइए आप लोग, उदारवाद क्या होता है और पूंजीवाद से कैसे कनेक्टेड है ये। सर उदारवाद में फ्री मार्केट होता है, हम्म। जिसमें मतलब उससे पूंजीवाद को बढ़ावा मिलता है। हम्म। तो सर व्यक्तिगत इसमें स्वतंत्रता पे। कानून का, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, कानून की शासन होता है सर इसमें। ठीक है, गुड। तो अभी तक जितना आप लोगों को पढ़ा दिया गया है सब तैयार रखिए, और जैसे जैसे नोट्स में शेयर करते जाऊंगा, वैसे वैसे आप लोगों को पढ़ के आना है, क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जैसे जैसे मैं नोट शेयर करूंगा, वैसे वैसे आप लोगों को करना है। और अगर सैटरडे संडे क्लास नहीं होती है, तो नोट्स पूरा कंप्लीट बना करके पढ़ करके रेडी रहना है। तो जितना पढ़ाया गया है उसको पढ़ के तैयार रहना है, और जितना नोट शेयर किया जाएगा वो सारा पढ़ के रखना है, ठीक है। क्वेश्चन यहीं से आएंगे, बाहर से नहीं आएंगे। तो आधुनिक उदारवाद के जनक के रूप में जॉन लॉक को जाना जाता है, और उन्होंने प्राकृतिक अधिकार का बात किया, नेचुरल राइट्स, जो हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक अनुबंध, और कंसेंट ऑफ गवर्न, जन सहमति की बात की, और संवैधानिक सरकार। तो उदारवाद हमेशा किसकी बात करेगा? लोकतंत्र की बात करेगा, ठीक है। संविधान की बात करेगा। व्यक्ति
की स्वतंत्रता की बात करेगा, जिसमें उसको निजी संपत्ति रखने का अधिकार होना चाहिए, और यही निजी संपत्ति पूंजीवाद की तरफ लेकर के जाती है। ये कहेगा कि सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, बल्कि फ्री मार्केट छोड़ देना चाहिए, जिससे जो जितना चाहे मुनाफा कमा पाए, और यही मुनाफाखोरी उसको लेकर के जाएगी पूंजीवाद की तरफ। तो जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों की बात किया, और प्राकृतिक अधिकारों का मतलब ये होता है कि जब हम पैदा होते हैं तो स्वतंत्र पैदा होते हैं, तो वो प्राकृतिक रूप से हम स्वतंत्र हैं, बाकी सारी चीजें बाद में बनाई गई हैं हमें बांधने के लिए। ठीक है, तो हम प्राकृतिक रूप से स्वतंत्र हैं और समान हैं। ये सारे जाति पात भेदभाव ये सब बाद में हमने बनाए हैं समाज का स्ट्रक्चर बनाने के चक्कर में। ठीक है, और 3 मूल अधिकार सबको प्राप्त है। एक तो जीवन का अधिकार, इसलिए संविधान में आर्टिकल 21 ऐड किया गया। एक मैंने क्लास लिया था यूपीएससी वालों में, जिसमें आप लोगों को पेपर 1 में शेयर किया था, इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें आर्टिकल 1 to 51 डिस्कस किया था हमने, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज। वो क्लास भी आप लोगों ने किया होगा, नहीं किया होगा तो रिकॉर्डिंग देख करके, ठीक है, यूट्यूब पे डाल दिया गया है, देख करके नोट्स बना लीजिएगा आप लोग। तो सारे कंबाइन हैं, सारे सब्जेक्ट मल्टी डिसिप्लिनरी कर दिया इन्होंने, एग्जाम में कहीं से भी पूछ रहे हैं वो। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। ठीक है, तो संपत्ति का अधिकार बाद में हटा दिया गया था और इसको कानूनी अधिकार कर दिया गया था फंडामेंटल राइट से हटा के। सरकार का मुख्य कार्य इन अधिकारों की रक्षा करना, न कि इन्हें छीनना। तो इंदिरा गांधी ने ये वाला अधिकार छीन लिया था और क्या कर दिया था, इसको कानूनी अधिकार कर दिया था। भारत का मौलिक अधिकार विशेष रूप से जो लॉक के विचारों से ही प्रभावित है, जो आर्टिकल 21 बाद में अपनाया गया। सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। ठीक है, थॉमस हॉब्स ने भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात किया था। क्या बोलते थे कि मनुष्य मूल जो प्रवृत्ति है उसकी स्वार्थी होना है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट से क्या होता है, क्या फायदा होता है बताइए। पिछली क्लास में भी सोशल सोशल कॉन्ट्रैक्ट हमने चर्चा किया था जब थॉमस हॉब्स को पढ़ा था, तो नोट्स खोलिए आप लोग थॉमस हॉब्स वाला, देख के बताइए, इसी बहाने रिवीजन करिए। दीप्ति आप बताइए देख के। नहीं मिल रहा है, गायब हो गया। नहीं मिल रहा सर। ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक राजनीतिक दर्शन या समाजशास्त्र का एक सिद्धांत है, ठीक है, जिसमें ये बताया जाता है कि व्यक्ति समाज और राज्य के साथ कैसे बंधता है। तो राज्य और समाज के साथ व्यक्ति कैसे बंधता है, ताकि क्यों, ताकि एक संगठित रूप से जीवन जी सके। एक संगठन है, समाज एक संगठन होता है, तो संगठित रूप से जीवन जी सके। ठीक है, क्या क्या फायदे होते हैं इससे, इससे एक संगठित समाज की स्थापना होती है। पहला फायदा, संगठित समाज की स्थापना, क्योंकि सोसाइटी स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। दूसरा, न्याय और कानून की व्यवस्था होती है, कानून का शासन होता है। ठीक है, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा होती है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा। ठीक है, समानता और सामाजिक न्याय का सिद्धांत, जैसे संविधान के थ्रू हमने क्या किया है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया है, समानता और सामाजिक न्याय का सिद्धांत। जब हम कहते हैं कि लोकतंत्र, तो लोकतंत्र में हम क्या कहते हैं, अपनी जो सत्ता होती है स्वेच्छा से सौंपते हैं ना, हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं जो हमारे ऊपर शासन करेंगे। तो क्यों, ताकि हमारे फंडामेंटल राइट्स, प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा हो सके। तो सरकार की जो वैलिडिटी हम देते हैं, कैसे देते हैं, जन सहमति से देते हैं, जनता के द्वारा शासन। तो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, क्यों, क्योंकि हमने चुन करके भेजा है, तो हमने उनको वैलिड दिया है। ठीक है, तो वी द पीपल लॉक के विचारों से सहमति है कि हम जनता के द्वारा, कि हम भारत के लोग, तो हम लोग, हमने, सरकार को वैलिडिटी कौन देता है, हम भारत के लोग, तो भारत की जनता उनको वैलिडिटी देती है। इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि समाज में व्यवस्था तभी हो पाएगी जब सभी लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू
कनेक्ट हो। ठीक, क्लास मिस नहीं करनी है, क्लास टाइम पे जुड़ना है सबको, और नोट्स वगैरह पढ़ना है। अभी मैंने स्टार्टिंग में यही बोला है, जितनी भी क्लासेज होते हैं तो मैं सब्जेक्ट वाले ग्रुप में नहीं शेयर करूंगा, पेपर वन में करूंगा, क्योंकि पेपर वन में सब लोग ऐड है, सारे सब्जेक्ट के लोग। तो जितनी भी क्लासेज होती हैं सारी क्लासेज देखनी है। कल आप लोगों ने ज्वाइन किया था सेशन, जो नोटिफिकेशन Yes, sir. एनालिसिस हुआ था, बाकी सभी लोगों ने किया जी था। सर। रिचा आपने किया था? जी सर। ठीक, नहीं सर मैंने नहीं किया था। नहीं किया आपने तो वीडियो अपलोड कर दिया है, ठीक है, उसको देख लीजिए, वो इम्पोर्टेंट जी है। जी और जितनी भी चीजें कराई गई हैं, अगर पेपर वन में किसी क्लास का मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ तो उसको अनिवार्य रूप से ज्वाइन करना है, नोट्स बनाना है, क्योंकि परीक्षा में क्वेश्चन कहीं से भी पूछ रहा है, ठीक है। तो आप ये मान के मत चलिएगा कि मैं पॉलिटिकल साइंस वाले ग्रुप में लिंक भेजूंगा तब ज्वाइन करना, तब आपका सब्जेक्ट होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी के जो एग्जाम हुए हैं वो इसके एग्जाम्पल हैं। लिमिटेड गवर्नमेंट की बात किया इन्होंने। लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब कि सरकार की शक्ति सीमित होनी चाहिए, नागरिक, ठीक है, सरकार या राज्य सीमित क्यों होनी चाहिए? क्योंकि नागरिक को भी क्या होना चाहिए? स्वतंत्रता मिलना चाहिए। तो हमेशा उदारवाद के मानने वाले लोग सीमित सरकारी की बात करेंगे, सरकार का हस्तक्षेप कम होना चाहिए, ठीक है। सरकार को स्टेटूटरी लॉ के माध्यम से नियंत्रित किया जाना चाहिए, और सरकार अगर अत्याचार करती है तो जनता को उसको बदलने का अधिकार होना चाहिए। तो ये संवैधानिक लोकतंत्र की बात करते हैं। अमेरिका हमेशा लोकतंत्र की बात करता है, और लोकतंत्र के नाम पे क्या करता है पता है आप लोगों को? जन संप्रभुता और बहुमत का शासन, मेजोरिटी ऑफ रूल होनी चाहिए। तो वास्तविक संप्रभुता कहाँ होनी चाहिए? जनता में होनी चाहिए। तो अगर आपको उदारवाद क्या होता है पता है, और जैसे ही बोला जाएगा कि ये विचारक उदारवादी हैं, तो तीन चार चीजें आपको पता है उदारवाद में। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात होती है, फ्री मार्केट की बात होगी, सरकार को सीमित करने की बात होगी कि सरकार हस्तक्षेप ना करे, ठीक है, सरकार को सीमित करने की बात होगी, फ्री मार्केट, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, और ये सारी चीजें की जा सकती हैं संविधान के माध्यम से, ठीक है। तभी ये सारी चीजों की बात करेंगे वो, और ये पूरा जो चीज है ये पूंजीवाद की तरफ लेकर के जाता है। तो भारतीय लोकतंत्र में जो चुनाव प्रणाली और बहुमत का शासन है वो यहीं से प्रभावित है। संपत्ति की भी बात करेंगे ये लोग, तो यहाँ पे निजी संपत्ति भी ऐड कर लीजिए। तो 5 पॉइंट उदारवाद का आप लोगों को टिप पे याद होना चाहिए। परीक्षा में पूछेगा निम्नलिखित में से कौन से उदारवाद की विशेषताएं हैं, तो बताइए ये सारी विशेषताएं हैं। संपत्ति के अधिकार बात करेंगे, ये संपत्ति का अधिकार क्या होना चाहिए? प्राकृतिक अधिकार है ये। तो इसीलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तो फंडामेंटल राइट्स में ये था, बाद में इसको कानूनी अधिकार कर दिया गया। पहले भारत में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे क्या कर दिया गया? संवैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार बना दिया गया। संवैधानिक नहीं, कानूनी अधिकार, करेक्ट कर लीजिए इसको, ठीक है। जॉन लॉक बनाम अन्य सामाजिक, और जिन लोगों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात की, जैसे आपने हॉब्स को देखा, हॉब्स ने बात किया था, ठीक है, आगे रूसो भी बात करेंगे। लॉक तो शक्ति के लिए सरकार से अनुबंध करना है, और यहाँ पे अधिकारों की रक्षा के लिए, तो अगर अंतर पूछ ले बता देना है। निरंकुश, और यहाँ पे संवैधानिक सरकार की बात। निरंकुशता की बात क्यों करते हैं? क्योंकि ये कहते हैं कि मनुष्य जो होता है वो स्वार्थी होता है, तो बहुत ज्यादा उसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देंगे तो अपने स्वार्थ के लिए यूज करेगा वो। तो सरकार को थोड़ा सा क्या होना चाहिए? निरंकुश होना चाहिए। विद्रोह या इस सब का करने का अधिकार नहीं देना चाहिए। यहाँ पे संवैधानिक तरीके से विद्रोह का मतलब कि जो धरना प्रदर्शन और बाकी चीजें कर सकते हैं। रूसो अभी पढ़ेंगे इसके बाद आप लोग। तो रूसो ने समानता और स्वतंत्रता के लिए अनुबंध करने की बात किया, डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात किया है, और जो विद्रोह करने का अधिकार या प्रदर्शन करने का अधिकार, वो सारी चीजें। 1976 और 1789 में, तो 1776 अमेरिकी क्रांति और फ्रांस की क्रांति, लॉक के जो राजनीतिक विचार थे वो प्रभावित था। तो अब देखेंगे कि एक पूंजीवादी कंट्री है, ठीक है, क्योंकि इनके जो विचारक हैं कौन है? उदारवादी हैं। मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई, मानवाधिकार घोषणा पत्र दिया गया 1948 में, वो भी प्राकृतिक अधिकारों पे ही था कि मानव के जो अधिकार हैं वो किसी भी स्थिति में
नहीं घटाए जा सकते, चाहे वो उसने क्राइम ही क्यों ना किया हो। ठीक है, तो भारतीय संविधान में जन सहमति, प्राकृतिक अधिकार, सीमित सरकार और विधि के शासन की संकल्पना यहीं से आती है। किस तरह के क्वेश्चन पूछेगा? जॉन लॉक को किस विचारधारा का जनक माना जाता है? तो अभी आपको पता चल गया, उदारवाद, समाजवाद नहीं, साम्यवाद नहीं, निरंकुशता नहीं। सरकार का मुख्य कार्य क्या होना चाहिए? सामाजिक समानता स्थापित करना, प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना, धर्म का परिचय, प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना। और प्राकृतिक अधिकारों मतलब संपत्ति के अधिकार को भी ये प्राकृतिक अधिकार मानते हैं। तो संपत्ति के अधिकार रक्षा करना मतलब सरकार को पूंजीवाद को प्रमोट करना चाहिए। तो इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि सरकार पूंजीवादी होना चाहिए। सामाजिक समानता की स्थापना नहीं, धर्म का प्रचार नहीं, सैन्य शक्ति बढ़ाना नहीं। जॉन लॉक की संपत्ति के अधिकार की अवधारणा किस पर आधारित है? श्रम के योगदान पे। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि श्रम ही संपत्ति के निर्माण का अधिकार है। तो श्रम, इन जो उदारवादी होते हैं वो ये कहते हैं कि जो व्यक्ति मांग और सप्लाई के आधार पर, मांग और आपूर्ति, जो मुनाफा कमाता है वो मुनाफा उस व्यक्ति के मेहनत से आता है, व्यक्ति के मेहनत से आता है। ठीक है, तो अगर व्यक्ति मेहनत करके मुनाफा कमा रहा है तो उसको संपत्ति बनाने में क्या दिक्कत है? उसको संपत्ति का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, अब ये किस पे बोला जा रहा है? समाजवाद को बोला जा रहा है। समाजवाद में क्या था कि सरकार, समाजवाद का अगला स्ट्रीम लेवल साम्यवाद, तो यहाँ पे सरकार का नियंत्रण रहेगा। ठीक है, सब पे सबका अधिकार होगा संसाधनों का। तो इन लोगों ने कहा कि फिर तो लोग कामचोर हो जाएंगे, अगर सरकार सब कुछ करेगी तो लोग मेहनत क्यों करेंगे? फिर तो लोग कामचोर हो जाएंगे। ठीक है, सबका बराबर का अधिकार रहेगा, जो मेहनत करेगा उसको भी उतना ही मिल रहा है, जो मेहनत नहीं कर रहा उसको भी उतना मिल रहा है, तो फिर तो इससे समाज में दिक्कत हो जाएगी। तो इन लोगों का मानना ये था कि जो व्यक्ति है जो जितना मेहनत करेगा उतना फायदा कमाएगा, और जब वो उतना ही फायदा कमाएगा तो उसको संपत्ति का अधिकार होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मेहनत या श्रम से कमा रहा है वो। क्लियर है? और समाजवाद में सब कुछ सरकार करेगी, सब्सिडी देगी सरकार। अभी क्या फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री पानी जो आलोचना करते हैं लोग कि सरकार सब कुछ फ्री कर रही है, इससे तो लोगों के अंदर मेहनत करने की प्रवृत्ति घटेगी। 5 रुपए प्लेट खाना दे देगी सरकार। ठीक है, 5 रुपए प्लेट खाना दे देगी तो फिर लोग क्यों मेहनत करेंगे? नहीं मेहनत करेंगे लोग। तो ये उसके कॉन्सेप्ट में है, इसलिए किसको प्रमोट करते हैं? कहते हैं कि श्रम के योगदान पे होना चाहिए। जॉन लॉक के अनुसार सरकार की वैधता किस पे होती है? जनता की सहमति पे। हम भारत के लोग भी, पीपल ऑफ इंडिया। तो जो सरकार को वैलिडिटी देते हैं कौन देता है? हम लोग देते हैं, हम भारत के लोग। जॉन लॉक का राजनीतिक विचार किन सिद्धांतों पर आधारित है? तो सामाजिक अनुबंध और प्राकृतिक अधिकार। निरंकुश थॉमस हॉब्स का है। ठीक है, ये नहीं है मार्क्सवाद और वर्ग संघर्ष पे, इनका नहीं है। सामाजिक अनुबंध और प्राकृतिक अधिकार पे। तो आधुनिक लोकतंत्र, उदारवाद और मानवाधिकारों की नींव रखने में लॉक का योगदान है, जॉन लॉक का। ठीक है, इसके बाद दूसरे जो विचारक हैं वो हैं रूसो, जिनका नाम है जीन जैक्स रूको। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। तो बहुत ही पॉपुलर विचारक हैं ये। सोशल कॉन्ट्रैक्ट आप लोग समझ गए होंगे कि राज्य व्यवस्था बनाने के लिए और समाज व्यवस्था बनाने के लिए, कानून का शासन के लिए व्यक्ति कुछ चीजों से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि मैं इसको मानूंगा, और अनुबंधों के आधार पर ही समाज चलता है। तो रूसो ने आधुनिक लोकतंत्र का और सामाजिक अनुबंध के प्रमुख विचारक माने जाते हैं। इनकी जो किताब है उसका नाम है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762। तो ये पूछ सकता है परीक्षा में कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी किताब है। ठीक है, और दूसरी जो इम्पोर्टेंट किताब है वो है डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी। तो जितने भी उदारवादी लोग हैं वो समानता की बात करेंगे कि असमानता की? इसकी बात करेंगे। समानता किसे? समानता की बात करेंगे। सो डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इक्वालिटी। उदारवाद की जो 5-6 क्राइटेरिया मैंने बताया उसको लिख लीजिए आप लोग ना एक जगह, और टिप पे रखिए उसको, क्योंकि बार बार ये टर्म्स आएंगे।
तो उदारवाद का पहला क्या बताया गया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करेंगे, फ्री मार्केट की बात करेंगे, सीमित सरकार की बात करेंगे, संविधान की बात करेंगे, निजी संपत्ति की बात करेंगे, और अभी कौन सा पॉइंट बताया? कौन सा पॉइंट बताया अभी? समानता। समानता की बात। ठीक है। इनका सामाजिक सामाजिक अनुबंध जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का सिद्धांत था वो क्या था? मानव प्राकृतिक अवस्था जो है स्वतंत्र और समान था, लेकिन सभ्यता और निजी संपत्ति ने असमानता उत्पन्न की। ठीक है। तो निजी संपत्ति जो है उसकी वजह से लोगों में असमानता आई, क्योंकि कुछ व्यक्तियों के पास संपत्ति ज्यादा हो गई, कुछ के पास कम हो गई। इसलिए वो सामाजिक अनुबंध के तहत एक सामूहिक इकाई के रूप में सरकार बनाते हैं। ठीक है। सरकार को जनता करना चाहिए, अन्यथा उसे बदल देना चाहिए। तो जनता की इच्छा के अनुसार काम करना चाहिए। वी द पीपल की अवधारणा रूसों की, जन सामान्य की संप्रभुता। तो लोगों की सॉवरेनिटी होनी चाहिए सरकार बदलने की। अगर सरकार बदलने की बात कर रहे हैं और लोगों के हिसाब से होना चाहिए, तो एक तरह से डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करेंगे। जन सामान्य की इच्छा का सम्मान करना। ठीक है। तो जन समान, जनता जनार्दन शब्द सुना है आप लोगों ने? जनता जनार्दन मतलब जनता ही सब कुछ है, और जी जनता ने सर। जो बोल दिया वो मतलब ईश्वर ने बोल दिया। तो जनता की जो इच्छा है उसका सम्मान होना चाहिए। इसी बेस पे कई लोग त्याग पत्र दे देते हैं कि जनता नहीं चाहती कि मैं अपने पद पे बना रहूं, तो मैं स्वेच्छा से त्याग पत्र देता हूं। और जब जनता की बात होगी तो उसमें किसी एक व्यक्ति की इच्छा की बात नहीं होगी, बल्कि सामूहिक इच्छा की बात होनी चाहिए। बहुमत की बात होगी, बहुमत का शासन होगा, और जब बहुमत के शासन की बात होती है तो डेमोक्रेसी आ जाता है वहां पे। ठीक है। और बहुमत में प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए, अल्पसंख्यकों के अधिकार की अनदेखी नहीं होना चाहिए। तो भारत में जो पार्लियामेंट का गठन किया गया है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, तो ये पार्लियामेंट किसको रिप्रेजेंट करती है? जनता को। ठीक है। तो जनता प्रतिनिधि चुन के बनती है, फिर वो कानून बनाते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करते हैं रूसो, और प्रतिनिधित्व लोकतंत्र का विरोध करते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र होना चाहिए। भारत में क्या है? प्रतिनिधि लोकतंत्र। जनता ने एमपी चुना और ये जाके बैठे पार्लियामेंट में। ठीक है। तो यहां से ये लोग बैठे 550 लोग, और ये लोग कानून बना रहे हैं। इस रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक, जनता ने अपना प्रतिनिधि चुन करके भेजा है, क्योंकि 150 करोड़ के लगभग जनता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है? जनता सीधे चुनती है, जो आपको बताया था, रेफरेंडम के थ्रू, प्लेबिसाइट के थ्रू। याद आ रहा है जब स्विट्जरलैंड पढ़ा था हमने, प्रत्यक्ष लोकतंत्र पढ़ा जी था। जी सर। हाँ। तो इसमें जनता डायरेक्ट चुनती है, डायरेक्ट हटाती है, मेमोरेंडम होता है। ठीक है। तो वो सारी चीजें, जनता को स्वयं नीति निर्माण में भाग लेना चाहिए। स्विट्जरलैंड में सीधा होता है रेफरेंडम और प्लेबिसाइट, लोकमत, इसके थ्रू किया जाता है। क्या होता है सब बताया गया उसमें। क्लासेस है रिकॉर्डिंग सर पे, ये बड़े जिन्होंने नहीं देखा। हाँ। सर ये बड़े साइज के जो देश है जहाँ पर बहुत बड़ा मतलब पॉपुलेशन है, तो वहां पर ये तो मतलब ये अप्लीकेबल नहीं हो सकता ना सर, हाँ, बहुत दिक्कत सीधा आएगी साधा। अगर, हाँ हाँ, अगर अप्लीकेबल हो सकता था तो भारत इसको अपना लेता। क्योंकि भारत की जो संविधान सभा थी, उन्होंने पूरे सारे संविधानों को उठाया, खूब डिस्कशन किया, जो अच्छी चीजें थी अपना लिया। बड़े देशों पे लागू नहीं होगा क्योंकि दिक्कत हो जाएगी। 100, अरविंद केजरीवाल ने 2 करोड़ लोगों को बुला लिया था एक बार दिल्ली में, और कुछ नहीं हो पाया। लोग पेड़ों पे चढ़ गए, घरों पे चढ़ गए, तो उनको समझ में आ गया कि भारत में क्यों प्रतिनिधि लोकतंत्र अपनाया गया है। सिर्फ 2 करोड़ लोग नहीं आके अपना फैसला कर सकते हैं, तो 145 करोड़, 150 करोड़ कैसे करेंगे? तो दिक्कत है। निजी संपत्ति का रूसो ने विरोध किया है, ये ध्यान रखना है। ठीक है। और बोला कि असमानता का मेन कारण यही है। ठीक है। ये इसी संपत्ति के अधिकार के कारण गरीब और अमीर के बीच असमानता बढ़ी है। ठीक है। तो जितनी भी समाजवादी अर्थव्यवस्था है, जैसे सोवियत संघ, चीन, ये रूसों के संपत्ति संबंधी विचारों से प्रभावित थे। तो संपत्ति के विरोध इन्होंने किया हुआ है। स्वतंत्रता और समानता। संपत्ति, निजी संपत्ति, ये पूंजीवादी कॉन्सेप्ट है। अगर निजी संपत्ति का कोई विरोध कर रहा है, इट मीन्स वो पूंजीवादी नहीं होगा। ठीक है। क्या हो जाएगा? वो समाजवादी हो जाएगा। तो रूसो समाजवादी विचारक हैं। स्वतंत्रता और समानता की बात करना,
रूसो ने कहा मैन इज बॉर्न फ्री एंड एवरीवेयर ही इज इन चेन। ठीक है, मनुष्य क्या है, स्वतंत्र पैदा हुआ था, आज वो हर जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ है, हर जगह उसको बांध करके रखा गया है। ठीक है, सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या करना है, जनता को स्वतंत्रता देना और सामाजिक समानता सुनिश्चित करना। तो अब समाजवाद क्या बोलेगा, सरकार का सीमित अधिकार होना चाहिए कि सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, ताकि कुछ लोग ही संपत्ति पे अधिकार ना कर ले, बल्कि सामाजिक समानता हो, सामाजिक समानता की स्थापना हो, सामाजिक न्याय हो। ठीक है, जो जितना डिजर्व करता है उसको मिलना चाहिए, जो पिछड़ गया उसको भी देना है। तो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट नया पे है। ठीक है, और एक लिमिट से ज्यादा आप संपत्ति नहीं रख सकते, चाहे आप कितना भी श्रम क्यों ना करते हो। तो वो भी क्या है, सामाजिक समानता को लेकर के आना है। तो भारत में सामाजिक और आर्थिक समानता को संविधान में विशेष रूप से रूसो के विचारों से सहमत किया गया है। तो परीक्षा में पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से विचार भारतीय संविधान में रूसो से प्रभावित होकर के किए गए हैं। तो सामाजिक और आर्थिक समानता सुनिश्चित करना। एक बार फिर देख लीजिए, थॉमस हॉब्स सख्ती के लिए अनुबंध करते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि मनुष्य क्या होता है, स्वार्थी। क्या होना चाहिए, राजा को निरंकुश होना चाहिए। ठीक है, और विद्रोह वगैरह अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। जॉन लॉक अधिकारों की रक्षा के लिए, संवैधानिक सरकार के बाद विद्रोह ये समानता और स्वतंत्रता के लिए। तो समानता और स्वतंत्रता के लिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करते हैं। तो ये अंतर है। क्या प्रभाव पड़ा, फ्रांस की क्रांति, अमेरिका और भारतीय संविधान, जो सॉवेर्निटी है, संप्रभुता है, वो जनता के हाथ में रहे। ठीक है, अगर कोई देश संप्रभु है इसका मतलब क्या हुआ, उसके इंटरनल मैटर में कोई देश इंटरफियर कर सकता है कि नहीं कर सकता है, नहीं कर सकते। नहीं कर सकता है। ठीक है, वहां की जनता करती है, बाहर का कोई नहीं करता है। समाजवादी और साम्यवादी विचारों की निजी संपत्ति विरोधी सोच से प्रभावित है। ठीक है, किस तरह क्वेश्चन पूछेगा, किस सिद्धांत के लिए, तो सामाजिक अनुबंध सिद्धांत, ये सारे इन्होंने नहीं दिया है। रूसो के अनुसार सरकार की वैधता किस पर निर्भर होती है, जन समान की, राजा की शक्ति, चर्च के आदेश, ये सब तो बात ही नहीं हुई है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन एलिमिनेट करके कर सकते हैं आप लोग। रूसो के अनुसार हॉब्स, लॉक एंड रूसो का कंपैरेटिव स्टडी ही करना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। कंपैरेटिव स्टडी करना ही पड़ेगा, तुलनात्मक अध्ययन आपका पूरा एक यूनिट है। तो एक तो विचारकों का और दूसरा देशों का, दोनों ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो यूनिट 4 आप लोगों का है तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण, वो यही है। तो सारे टेबल आपको बना के दिए जाएंगे, परेशान मत होइए। रूसो के अनुसार कौन सी चीज समाज में असमानता करती है, तभी आपने देखा निजी संपत्ति। आप लोगों को बस फॉलो करना है, जो बताया जा रहा है फॉलो करिए, नोट्स बनाइए, जितना पढ़ा दिया गया उससे कुछ भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, बस इतना करना है। पेपर 1 में, पेपर 2 में, और इसके अलावा जो भी मैं एडिशनल क्लासेस ले रहा हूँ सब ज्वाइन करिए, सब नोट्स बनाइए, और उससे जो भी क्वेश्चन है गलत मत करिए, बस इतना ही करना है। छोटा टारगेट मत रखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर टारगेट रखिए सीधे। ये स्टेटमेंट किसका है, रूसो का, भी आपने देखा। रूसो किस प्रकार की शासन प्रणाली का समर्थन करते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, निरंकुश का नहीं। ठीक है, तो उसके बाद अगले विचारक कौन है, अगले विचारक हैं हीगेल। तो मार्क्स से पहले हीगेल थे, और दोनों में क्या अंतर था अभी हम लोग देखेंगे। तो हीगेल बहुत प्रमुख विचारक हैं, प्रमुख दार्शनिक और राजनीतिक विचारक हैं। ठीक है, डायलेक्टिकल आइडियलिज्म जो बोला जाता है उसके फादर माने जाते हैं। थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस वाला जो आप लोगों को बताया गया था। तो ये जर्मनी के रहने वाले थे, मार्क्स भी जर्मनी के रहने वाले थे, और तर्कशास्त्र के महान विचारक माने जाते हैं हीगेल। ठीक है ना, उन्होंने डायलेक्टिकल जो मेथड है, जो द्वंद्वात्मक स्थिति, डायलेक्ट मतलब बातचीत के द्वारा, एब्सोल्यूट आइडियलिज्म आदर्शवाद की बात, और ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की बात करते हैं। ठीक है, जो मार्क्स अस्तित्ववाद और आधुनिक राजनीतिक दर्शन को प्रभावित करता है। तो जैसे अस्तित्ववाद पढ़ाया गया था, वो किया था आप लोगों ने, क्लास अस्तित्ववाद नहीं किया था।
हीगल का द्वंद्वात्मक आदर्शवाद क्या था? हीगल ने तर्क पद्धति को जैसे थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस के रूप में प्रस्तुत किया और बोला कि जो प्रत्येक विचार होता है उसके अगेंस्ट एक एंटीथेसिस निकलता है। तो एक होता है वाद, एक होता है प्रतिवाद, और फिर दोनों एक पॉइंट पे सहमत होते हैं जिससे नया विचार आता है। किसकी वजह से? सिंथेसिस की वजह से। यह प्रक्रिया इतिहास और समाज के विकास में निरंतर चलती रहती है, तो इसी के थ्रू चलता रहता है। ठीक है, जैसे क्या थी? सामंतवादी व्यवस्था थी, तो सामंतवादी व्यवस्था के अगेंस्ट क्या आया? पूंजीवादी व्यवस्था आई। ठीक है, तो राजशाही, राजशाही, लोकतंत्र, और उसके बाद बना संवैधानिक लोकतंत्र। तो पहले राजशाही थी, फिर लोकतंत्र की बात हुई, उसके बाद संवैधानिक लोकतंत्र है। तो ये थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस। तो समाज का विकास इसी तरह से हो रहा है। एब्सोल्यूट आइडियलिज्म का मतलब, हीगल ने तर्क दिया कि जो वास्तविकता है वो विचारों पर आधारित है, न कि भौतिकता पे। तो ये ध्यान देना है कि मार्क्स ने, हीगल ने जो सिद्धांत दिया था वो उल्टा खड़ा था। ठीक है, वो सर के बल था, क्योंकि हीगल भौतिकता की बात नहीं करते हैं, और जब भौतिकता की बात नहीं करते हैं तो उनके विचार उतने प्रभावशाली नहीं होते हैं जितना कि मार्क्स के करने पे हो जाता है। तो मार्क्स ने इस चीज को सीधा कर दिया। ठीक है, और उन्होंने भौतिकता से जोड़ा। हेगेल क्या कह रहे हैं कि जो वास्तविकता है वो विचारों पर आधारित है, भौतिकता पे आधारित नहीं है। मार्क्स का दर्शन भौतिकवादी है और भौतिकता की बात करते हैं। ठीक है, तो बोला कि ब्रह्मांड एक सतत विचार है और सब कुछ परस्पर जुड़ा हुआ है। तो ये विचार कौन सा? वही वाद, विवाद, प्रतिवाद। ठीक है, तो भारतीय दर्शन में जो अद्वैत वेदांत की अवधारणा है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को एक चेतना के रूप में मानती है, वो लगभग इसी से मिलती जुलती है। ठीक है, चेतना के रूप में मानना, विचार के रूप में मानना। इतिहास का द्वंद्वात्मक विकास कैसे होता है? हेगेल ने कहा कि इतिहास का जो विकास होता है वो विचारों और संघर्षों की द्वंद्वात्मक प्रक्रिया होता है। मार्क्स ने बोला कि नहीं, ये भौतिकवादी अवस्था होती है, वर्ग संघर्ष का बात कहा उन्होंने, और शोषक और शोषित के बीच के जो द्वंद्व होते हैं उससे समाज का विकास होता है। और ये क्या कर रहे हैं? आइडिया के लेवल पे, विचारों के लेवल पे। प्रत्येक काल में एक नया विचार पुरानी व्यवस्था को चुनौती देती है और समाज को आगे बढ़ाती है। मार्क्स कह रहे हैं कि वो नया विचार आता कैसे है? जब शोषणकारी सामाजिक व्यवस्था हो जाती है तो उस शोषणकारी सामाजिक व्यवस्था से लड़ने के लिए लोगों के अंदर क्या आती है? नए विचार आते हैं। तो फ्रांसीसी क्रांति में क्या हुआ? सामंतवाद था। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया? क्रांति किया और आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना किया। ये हीगल की व्याख्या थी। हीगल का क्या कहना है? हीगल ने कहा कि राज्य सर्वोच्च नैतिक संस्था है। तो लगभग सब लोगों ने राज्य को नैतिक या नैतिकता को निर्धारित करने वाला बोला। कन्फ्यूशियस यही कह रहे हैं। ठीक है, कि नैतिकता की जिम्मेदारी राज्य के ऊपर होनी चाहिए। प्लेटो यही कह रहे हैं। तो राज्य सर्वोच्च नैतिक संस्था है जो क्या करता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समाज विकास के लिए आवश्यक है। ठीक है, द स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। तो राज्य जो है वो पृथ्वी पर ईश्वर का भौतिक रूप है। ठीक, तो भारत में जो वेलफेयर स्टेट का विचार लिया गया है वो हेगल के राज्य संकल्पना से प्रभावित है। वेलफेयर स्टेट का मतलब कि राज्य की जो भूमिका होगी वो लोगों का कल्याण करना होगा। तो कल्याण करने का मतलब क्या करेगी? कि लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए, उनको आवश्यकता की चीजें मुहैया कराने के लिए वो करना पड़ेगा। तो 1991 जब एलपीजी आया, लिबरलाइजेशन, उदारवाद, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन, वैश्विकरण। 1990 के आसपास भारत के पास पैसा नहीं था। भारत गया वर्ल्ड बैंक के पास पैसा मांगने। वर्ल्ड बैंक को कौन चलाता है? अमेरिका, डेवलप्ड कंट्री। अमेरिका की व्यवस्था क्या है? पूंजीवाद। अमेरिका क्या चाहता है? पूरे विश्व में पूंजीवाद हो जाए। रसिया क्या चाहता है? पूरे विश्व में समाजवाद हो जाए। भारत बोला कि हम दोनों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, गुट निरपेक्ष रहेंगे। और नॉन, इन्होंने क्या किया? गुट निरपेक्षता चलाया कि हम दोनों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। तो इन्होंने क्या किया? अमेरिका ने वर्ल्ड बैंक के थ्रू भारत के ऊपर नियम लगाया कि भाई आपको एलपीजी लेकर के आना पड़ेगा। उससे पहले जो भारतीय स्टेट का स्वरूप था वो वेलफेयर स्टेट का था। वर्ल्ड बैंक ने कहा पैसा तो दे देंगे आपको,
लेकिन ये जो आप सब्सिडी वगैरह देते हो ना, लोगों के कल्याण के लिए काम करते हो, इससे आप दोगे हमारा पैसा डूबा, तो ये पैसा आप वापस कैसे करोगे? तो हम आपको पैसा देंगे, लेकिन कुछ शर्तों के अधीन देंगे, वो आपको मानना पड़ेगा। अगर आप मानते हैं तो बताइए, नहीं तो कोई बात नहीं। भारत के पास खाने तक का पैसा नहीं था उस समय। भारत ने कहा बिल्कुल मानेंगे। और इसीलिए आप देखेंगे 1991 में एलपीजी आया, उदारीकरण, उदारवाद। उन्होंने बोला देखिए थोड़ा अपने मार्केट को ओपन करिए, बाहर की चीजें आपके बाजार में जाके बिके। आप तो बहुत सारे बैन लगा, अभी टैरिफ वाला चल रहा है, नौटंकी, ठीक है? तो थोड़ा ओपन करिए, प्राइवेटाइज करिए। तो पूंजीवाद किसको बढ़ावा देता है? प्राइवेट पे, कि सरकारी सिस्टम बेकार है, सरकारी बसें बेकार है, सरकारी स्कूल बेकार है, प्राइवेट में आओ। तो सरकार में जो चीज आपको 10 रुपए में दे देगी, प्राइवेट वाले कहेंगे जी सर एंड मैम बोल करके 100 रुपए लेंगे उसका, और लोग खुशी खुशी देते हैं, ठीक है? तो ये सब करो, तो इससे बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर ग्लोबलाइज करिए। ग्लोबलाइज का मतलब बाहर की कंपनियां भी इंडिया में आके खोल सकें, मतलब हमारी कंपनियां जाके खोल सकें, ठीक है? तो उसके पहले भारत का जो स्टेट था वेलफेयर स्टेट था, लेकिन उसके बाद इसको एलपीजी किया गया, प्राइवेटाइज किया गया, लिबरलाइज किया गया, क्योंकि पैसा चाहिए था, पैसा ऐसे नहीं मिलेगा। स्वतंत्रता और आत्मचेतना की बात, हीगल ने कहा कि सच्ची स्वतंत्रता सेल्फ कॉन्शियसनेस से आती है। तो हीगल का जो था मोस्टली विचार के लेवल पे, आत्मचेतना के लेवल पे, एक तरह से कह सकते हैं कि आध्यात्मिक ज्यादा था भौतिक की अपेक्षा, हीगल का विचार। जबकि मार्क्स ने उसी अध्यात्म को हटा करके भौतिकतावाद लेकर के आए। तो व्यक्ति को अपनी पहचान और सामाजिक उत्तरदायित्व को समझकर स्वतंत्रता प्राप्त। गांधी जी का सत्य और अहिंसा का सिद्धांत इसी पे आधारित है। तो गांधी जी आध्यात्मिक व्यक्ति थे कि भौतिकवादी? कौन थे? गांधीवत पढ़ लिया ना आप लोगों ने? अध्यात्म। आध्यात्मिक, ठीक है? तो हेगल, मार्क्स और कांट, तीन लोग हैं। हेगल द्वंद्वात्मक आदर्शवाद की बातें करेंगे, मार्क्स कहते हैं भौतिकवाद, ठीक है? राज्य सर्वोच्च संस्था है, मार्क्स क्या कहते हैं? राज्य होना ही नहीं चाहिए, वर्ग संघर्ष समाज को बदलता है। राज्य क्या करेगा? राज्य की मूल प्रवृत्ति दमनकारी होती है, मार्क्स कहते हैं। राज्य कोई नैतिकता वाला काम नहीं कर सकता है, वर्ग संघर्ष ही समाज को बदलेगा। कांत नैतिकता और तर्क की बात करते हैं, और नैतिकता व्यक्ति पे निर्भर होती है। क्या प्रभाव पड़ा हेगल के विचारों का? मार्क्सवाद, कार्ल मार्क्स ने हेगल के द्वंद्वात्मक तर्क को अपनाया और उसे क्या किया? भौतिकवाद में बदल दिया, ठीक है? राष्ट्रवाद, हेगल के राज्य सिद्धांत 19वीं और 20वीं सदी के राष्ट्रवादी आंदोलनों को प्रभावित किया। संवैधानिक लोकतंत्र, भारत, अमेरिका और यूरोपीय देशों की सरकारें हेगल के तर्कबद्ध विकास के सिद्धांत से प्रेरित है। तो कौन सा जो आपने देखा कि पहले क्या था, फिर क्या आया, और फिर कैसे संवैधानिक लोकतंत्र का विकास हुआ, तो इससे सारे जगहों पे इससे प्रभावित थे। हेगल के द्वंद्वात्मक आदर्शवाद की 3 अवस्थाएं क्या है? तो थीसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस। ये सारी चीजें नहीं है, ये पता है आपको। द स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ कथन किसका है? हेगल का है। और ये कथन किसका है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ और वो चारों तरफ जंजीरों से जकड़ा हुआ है? किसका कथन है ये? रूसो। रूसो। हेगल का तर्क शास्त्र किस सिद्धांत पर आधारित है? तो द्वंद्वात्मक आदर्शवाद पे। अगर भौतिकवाद लिखा रहेगा तो नहीं होगा, यथार्थवाद, वर्ग संघर्ष नहीं रहेगा, ठीक है? हेगल के अनुसार इतिहास कैसे विकसित होता है? तो द्वंद्वात्मक प्रक्रिया से, ठीक है? कैसे? वैचारिक विचारों के स्तर पे। एक विचार कोई होती है, कौन सी विचार? जैसे सामंतवाद, और इस विचार के अगेंस्ट, इस विचार को बदलने के लिए, इस व्यवस्था को बदलने के लिए एक नई विचार आती है, ठीक है? तो वो क्या होता है? पूंजीवाद, ठीक है? तो ऐसे बदलती है। हेगल की विचारधारा किस पर केंद्रित थी? तानाशाही पर, वर्ग संघर्ष पर नहीं, आदर्शवाद और राज्य की भूमिका पर। तो ये हेगल के बारे में कुछ पॉइंट्स याद रखना। सारे ही थिंकर्स के बारे में 4 से 5 पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, 1-2 कोटेशन याद रखेंगे, तो परीक्षा में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, क्वेश्चन सही कर पाएंगे। उसके बाद जो अगले थिंकर लगे हुए हैं आप में, मैरी वोल्स्टनक्रॉफ्ट, जो कि नारीवादी चिंतक हैं। पश्चिमी नारीवाद की ये क्या बोली जाती है? मदर ऑफ वेस्टर्न फेमिनिज्म बोली जाती हैं, ठीक है? मैरी वोल्स्टनक्रॉफ्ट।
और 10 सितंबर 1797 विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन 1972। तो पहली नारीवादी दार्शनिक हैं ये, और महिलाओं की शिक्षा पर और अधिकारों की पक्षधर है। तो महिलाओं को शिक्षित होना चाहिए और अधिकारों को लेकर के जागरूक होना चाहिए। स्त्री शिक्षा का अधिकार की बात करती हैं, तो वेस्टर्न क्रॉफ्ट का मानना था कि महिलाओं को पुरुषों के समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। तो पहले नहीं था महिलाओं को, और अब महिलाओं को बराबरी का अधिकार हो गया है पढ़ने का, और महिलाएं पुरुषों से आगे निकल गई हैं। हो गया। ठीक है, तो महिलाएं आगे निकल गई, सारी परीक्षा महिलाएं टॉप करती हैं। तो चीजों का महत्व किसमें है, होने में कि नहीं होने में? नहीं होने में है। जिसको जो चीज नहीं मिलती उसका इंपॉर्टेंस वो समझता है, जिसको मिलती है उसका महत्व ही नहीं समझता है वो। वे महिलाओं को केवल गृहकार्य और सौंदर्य तक, तो महिलाओं को केवल होम साइंस लेना या ब्यूटिशियन का कोर्स नहीं करना है, महिलाओं को रॉकेट चलाना है, जेट चलाना है, अर्थव्यवस्था संभालनी है। ठीक है, तो भारत में किसने काम किया? ये सावित्रीबाई फुले ने 19वीं शताब्दी में महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा दिया, जो वेस्टर्न क्रॉफ्ट के विचारों से मेल खाता है। समानता और स्वतंत्रता की बात ऑब्वियस से करेंगी। किसकी समानता? कि महिलाएं पुरुषों के बराबर समान है। ठीक है, और समान इसलिए उनको समानों का अधिकार मिलना चाहिए। महिलाओं को आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जाना चाहिए। ठीक, अगर महिलाओं को सही अवसर मिले तो वो भी पुरुषों के समान योगदान दे सकती हैं, दे रही हैं योगदान। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद विद्यासागर, विधवा पुनर्विवाह, महिला शिक्षा के समर्थन में काम किया समाज सुधार के दौरान। तो अभी इसके पहले एक समाज सुधार पे, और 1857 से लेकर के 1950 तक क्लास लिया था, मैंने ज्वाइन किया था आप लोगों ने भारत जी का। सर। हाँ, तो सारा ही क्लास करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो, जी सर। सारे सारे सब्जेक्ट का पार्ट है। विवाह और पारिवारिक व्यवस्था पर आलोचना करना, तो जो स्त्रीवादी चिंतक है ना, वो दोनों की आलोचना करती हैं, क्योंकि विवाह में ना महिलाएं गुलाम हो जाती हैं, तो इसको इन्होंने कानूनी गुलामी की बात किया है। ठीक है, इसलिए आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द लड़कियों से पूछेंगे शादी, तो वो कहेंगे नहीं शादी हम नहीं करना चाहते हैं। शादी को लेकर खौफ रहता है उनके अंदर, डर बना रहता है। महिलाएं बताएं भाई, इस क्लास में लड़कियां बताएं, शादी को लेके क्या कहना है आप लोगों का? सर बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सर ऐसा नहीं है। अभी टाइम बदल गया है, तो हमें साथ वाले इंसान को भी अवेयर करना चाहिए किस चीज का डर है, किस क्योंकि चीज की? अकेले रहने से जिंदगी चलती नहीं है। अकेले रहने से नहीं चलती नहीं है। क्यों नहीं नहीं करनी चलती चाहिए है ना। शादी? ऋचा जी, क्यों नहीं शादी करनी चाहिए बिल्कुल भी? सर मेरा व्यक्तिगत विचार है कि हाँ, अभी कुछ भी तो। पुरुष जो है, हम्म। अभी भी जो पुरुष है वो समाज में कुछ है, अपने पत्नी के सामने कुछ और ही रूप में आ जाते हैं। जो बराबरी वाली बात है वो सामाजिक बात है, वो घर हम्म। में आके पत्नी के सामने शून्य हो जाती है। वहां पे हम्म। जो मेल ईगो है वो हम्म। पुरुषों का नहीं खत्म होता है। बहुत 1% पुरुष मिलेंगे ऐसे जो खत्म करते हैं या समान समझते हैं। ये मेरा हम्म। व्यक्तिगत विचार है। हम्म। और ये आपका व्यक्तिगत विचार आपके व्यक्तिगत अनुभव से आया होगा। ठीक। बिल्कुल सर, जीवन ठीक है, 18 साल शादी में बिताया है, पूरा पूरा एकदम पूरा व्यक्तिगत अनुभव। प्रामाणिक कथन है ये, भोगा हुआ यथार्थ है। ठीक है, तो दीप्ति। नहीं, प्रामाणिक है, प्रामाणिक है। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। 18 साल में बहुत से विवाहितों से मिली हूँ। बस अपने जीवन के बारे में नहीं बता रही हूँ। ठीक, कमोबेश यही स्थिति है, सही कह रही हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बाहर लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं और अपने घर में आके वे सारी चीजें भूल जाते हैं, वो शून्य हो जाते हैं। प्रेम विवाह की पक्षधर है, तो महिलाएं किसका? लव मैरिज, जो महिला विमर्शकार होंगी प्रेम। और जितने भी इस तरह के लोग हैं, मार्क्स क्या कहते हैं? मार्क्स भी यही कहते हैं, मार्क्स और एंगल्स, परिवार निजी संपत्ति पे जो किताब उन्होंने लिखी है, तो उसमें यही कहते हैं कि संबंधों में प्रेम होना चाहिए, और प्रेम को निर्धारित करने का कोई क्राइटेरिया है नहीं। अगर किसी को किसी से प्रेम है तो है। अब उस प्रेम को सामाजिक मान्यता देने के लिए आपको करना पड़ता है विवाह, और उसमें इतने रीति रिवाज, पैसा खर्चा होना ना। आप किसी से प्रेम करते हैं, इसको ढिंढोरा पीटने की क्या जरूरत है? तो महिलाएं जो होती हैं, महिला विमर्शकार जो हैं, वो प्रेम पे बल देती हैं। अब जयापाल सात्र की जो दोस्त थी, सिमोन द बोवार,
जिनकी किताब का नाम है द सेकेंड सेक्स, द सेकेंड सेक्स, जिसका हिंदी में अनुवाद किया है स्त्री उपेक्षिता नाम से प्रभा खेतान ने। तो आपने देखा कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। बोवार क्या कह रही हैं, सिमोन क्या कह रही हैं? सिमोन कह रही हैं कि स्त्री पैदा नहीं होती है, बनाई जाती है। जब बच्चा पैदा होता है और वो लड़की होती है तो बचपन से ही उसको पायल पहनाना, चूड़ी पहनाना, फ्रॉक पहनाना और बोलना कि तुम लड़की हो, तुम ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, ठीक है। फिर उसके कान नाक छिदवाना, ये बनाया जा रहा है उसको। बहुत सारे ऐसे सोसाइटीज हैं जो मातृसत्तात्मक हैं, जो पेट्रियार्की नहीं है, पितृसत्तात्मक, पुरुष प्रधान समाज नहीं है, जैसे नॉर्थ ईस्ट। वहां पे लड़कियों को देखिए आप, एकदम लड़कों से किसी मामले में, क्योंकि बचपन से उनको सिखाया गया है। तो सिमोन बोलती हैं कि जो स्त्री होती है वो पैदा नहीं होती है, बनाई जाती है, और हमारा समाज और पुरुष प्रधान जो नजरिया है वो उसको डिफाइन करता है। तो चाहे कपड़े पहनने को लेकर के हो, चाहे बिहेव करने को, जैसे लड़कों को कहते हैं क्यों लड़कियों की तरह रो रहे हो, जैसे रोना लड़कियों का काम हो, जबकि जो लड़का नहीं रोता है दिक्कत है, रोना चाहिए, लड़कों को भी रोना चाहिए। और लड़कों को क्या बोल रखा है कि मर्द के सीने में दर्द नहीं होता। लड़के कहते हैं अच्छा ऐसी बात है क्या, अब देखो दर्द नहीं होगा। तो ये प्रेम विवाह के पक्षधर होंगी, क्योंकि मार्क्स ने भी बोला है कि जो विवाह होता है, जो अरेंज मैरिज होते हैं, एक तो बेमेल विवाह हो जाता है, लड़कियों की सहमति नहीं ली जाती है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि एक तरह से ये प्रोस्टिट्यूशन है, वेश्यावृत्ति है, इस तरह की चीजें, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मार्क्स कह रहे हैं, किताब में लिखा हुआ बाकायदे, पढ़ सकते हैं आप लोग। तो ये लोग किसके पक्षधर होंगे? प्रेम विवाह के लिए। और शादी कैसे होनी चाहिए? बराबरी के अधिकार पे होना चाहिए। आप देखेंगे जो लड़का बड़ा होता है, लड़की उम्र में छोटी होती है, इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है कि लड़का बड़ा होना चाहिए, लड़की छोटी होनी चाहिए। इसलिए ताकि लड़का बड़ा होगा तो डांट पाएगा, अपने अंडर में रख पाएगा, ये बोल के कि मैं तुमसे बड़ा हूं, तुम मुझसे छोटी हो ना। मैं तू बीए में एमए पढ़ा। तू बीए है, मैं एमए हूँ, तो मैं तेरा गुरु हुआ, मैं जो बोलूंगा तुझे करना है। आई बात समझ में? तो इसके पीछे लॉजिक ये था। और दूसरा लॉजिक क्या देते हैं कि लड़का लंबा होना चाहिए, लड़की उससे थोड़ी छोटी होनी चाहिए। मतलब इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है कि लड़का लड़की से लंबा ही होना चाहिए, लेकिन सामाजिक रीजन है, हीनता बोध। एक व्यक्ति जो आपसे लंबा है, आप उससे छोटे हैं, तो थोड़ा सा इन्फीरियरिटी होता ही, कह रहे तो मुझसे लंबा है। तो ये सारे रीजंस हैं। बताइए दीप्ति, कुछ कहना चाहती हैं? सर ऐसा नहीं है, पहले तो बोला जाता है कि लड़का लंबा होना चाहिए, लड़की छोटी होनी चाहिए, और लड़की छोटी होती है तो उसे हीन दृष्टि से देखा जाता है। क्योंकि मैंने ये चीज़ें बहुत बार देखी है, मतलब बहुत जगह पे देखी है। शादीशुदा जीवन में ना कंपैरिजन का एक सिर्फ ये रीज़न होता है, कुछ नहीं मिलता है लड़ाई झगड़ा करने का। तो खैर मैं मेरी तो नहीं, शादी नहीं हुई क्या है, बट आपने मैंने ऐसी देखा है शादी बहुत कुछ। देखी है जिसमें लड़का छोटा और लड़की लंबी हो? नहीं, ऐसा नहीं देखा। क्यों नहीं देखा है आपने? मतलब अभी तक मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। हाँ, मूवीज़ में देखा है मैंने, कुछ ऐसा कि मतलब कुछ डिफरेंस है लड़के और लड़की में। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि लड़की लंबी और लड़का छोटा हो? क्यों नहीं हो सकता? क्या रीजन है? साइंटिफिक रीजन है कोई कि लड़का लंबा होना चाहिए? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सोच-सोच की बात हो जाती है, जो कि पहले से चलती हुई आ रही है और उसी को बढ़ावा दिया जा रहा है। हाँ, तो उसके पीछे ये पूरा सिस्टम काम कर रहा है, ठीक है। हुँ। उसके पीछे पूरी प्रधान सोच काम कर रहा है। अगर अपने से लंबी लड़की से शादी कर ले कोई, या अपने से उम्र में बड़ी लड़की से शादी कर ले कोई, तो लोग जीना तबाह कर देते हैं। क्यों नहीं कर सकता भाई कोई अपने से बड़ी उम्र की लड़की से शादी? कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। प्रेम होना चाहिए। लड़का अपने से डबल छोटी लड़की से शादी कर रहा है, किसी को दिक्कत नहीं हो रही है। लड़का 50 साल का, लड़की 15 साल की है, शादी कर रहे हैं। बेमेल विवाह कब से हो रहा है? प्रेमचंद कब से लिख रहे हैं, सेवा सदन, निर्मला लिख रहे हैं। निर्मला का क्या? हाँ, बेमेल विवाह। ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, ये महिला विमर्शकार जो हैं वो इनका विरोध है, और ये बताती हैं कि इनके पीछे क्या रीजंस हैं, ठीक है। तो जितने भी महिला विमर्शकार हैं इन सारी चीजों को बताती हैं कि ये पुरुषों ने अपने फायदे के लिए किया हुआ है, ताकि बराबरी के अधिकार ना के अंदर सर्वोच्चता वाला भाव रहे, ठीक। इसके अलावा क्या बोलती महिला विमर्शकार? आर्थिक स्वतंत्रता
क्योंकि निर्णय लेने का अधिकार किसको है? जो कमा के ला रहा है। मार्क्स भी यही कहते हैं कि जब तक महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं होंगी तब तक उनकी बात कोई नहीं सुनेगा। अगर आप घर में पैसा दे रहे हैं कमा करके तो आपकी बात नहीं सुनेगा कोई? ऐसा हो सकता है? और नहीं सुनेगा तो पैसा देंगे कि बोलेंगे ठीक है फंडिंग रोकी जा रही है अब? अगर महिला कमा के घर के, जैसा कि ऋचा जी कह रहे हैं, बच्चों का बिहेवियर घर में बदल जाता है। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है। मेरी तो जानकारी में एक प्राइमरी स्कूल में टीचर हैं और उनके हस्बैंड प्राइवेट जॉब करते थे, अब नहीं कर रहे हैं। और प्राइमरी स्कूल में टीचर्स की सैलरी आप समझ ही रहे हैं अच्छी होती है, घर उन्हीं से चल रहा है, लेकिन उनका एटीएम कार्ड उनके पति के पास होता है। सारी मैनेजमेंट कौन देख रहा है? पति, जो बेरोजगार घर में बैठा है। क्यों? क्योंकि हमारे समाज में पतियों को ही सर्वश्रेष्ठ माना है। इसको ये भी तो कह सकते हैं कि उन्होंने अथॉरिटी दे रखी है अपने पति को, अगर वो चाहे तो रोक सकते हैं उसको। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था दिल्ली में। ना नहीं नहीं रोक सकती हैं सर, क्योंकि मैं उनके घर का ऊपर नीचे सबको जानती हूँ। पुरुष डोमिनेटिंग फैमिली है। पत्नी चाहे वो घर का काम करके कमाने जा रही है, लाके पैसा घर में दे रही है, लेकिन उनकी वही स्थिति है जो गांव में एक महिला की होती है। ठीक है, तो आर्थिक स्वतंत्रता के बाद भी अब क्योंकि आर्थिक स्वतंत्रता के से पहले आपको सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी जागरूक होना पड़ेगा, नहीं तो आप प्रधान बन जाएंगे और आपका पति सारे डिसीजन लेता रहेगा। तो निर्णय लेना, निर्णय का अधिकार, आर्थिक स्वतंत्रता के साथ ही निर्णय लेने का अधिकार भी होना। ठीक है, तो स्वतंत्र विचारधारा को आवश्यक बताया इन्होंने, विचारधारा की स्वतंत्रता को। तो भारत में इंदिरा गांधी कस्तूरबा ने स्वतंत्र निर्णय का उदाहरण प्रस्तुत किया। तो इंदिरा गांधी को लेकर के इतना लोगों ने दबाव बनाया, गूंगी गुड़िया तक बोला, और इन्होंने सबको जवाब दिया। इमरजेंसी मूवी है ये, देखी होगी आप लोगों ने। राजनीति और महिलाओं की भागीदारी, तो महिलाओं को मतदान और सरकारी कार्यों में भागीदारी का अधिकार मिलना चाहिए। अगर महिलाएं राजनीति में जाएंगी तभी वो समाज में नैतिकता और अभी आप देखिए लोकसभा में जो महिलाओं के रिजर्वेशन से लेकर के विधेयक था, अभी हुआ है वो, इतना देर से हुआ है, कब से चल रहा था। सांसदों का वेतन बढ़ाने की बात होती है तो ध्वनि मत से पारित हो जाता है, लेकिन महिला विधेयक को आरक्षण देना है तो पेंडिंग चल रहा था, अब जाके हुआ है वो। तो भारत में अभी की बात हो रही है, ये बहुत दिनों पहले की बात नहीं है, अभी की बात है ये। 1918 में ब्रिटेन में महिलाओं को पहली बार मतदान का अधिकार मिला। 1918 में पहले महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं था, और भारत में 1950 से ही महिलाओं को मतदान का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, और 1918 में जो ब्रिटेन में महिलाओं को पहली बार मतदान का अधिकार मिला वो वोल्स्टनक्राफ्ट जैसे विचारकों के संघर्ष का परिणाम था। ठीक, तो महिला शिक्षा और समानता की बात करती हैं, महिलाओं के समान अधिकार मिलना चाहिए। रूसो क्या बोलते हैं कि महिलाओं की शिक्षा केवल होम साइंस पढ़ा दीजिए ताकि खाना वाना बना पाए वो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। स्टुअर्ट मिल ने भी महिलाओं को भी राजनीतिक भागीदारी मिलनी चाहिए इसकी बात की थी, स्वतंत्रता और समानता की बात। ठीक है, किस तरह के सवाल पूछेगा? प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? तो द सेकेंड सेक्स इनकी थी कि सिमोन द बोवार की थी? किसकी थी? सिमोन द बोवार का। अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, ये इनकी किताब का नाम था। द फेमिनिस्टिक्स नहीं था। फेमिनिस्टिक किसका था ये आप लोग बताएंगे ढूंढ करके। और द रिपब्लिक किसका था? प्लेटो। ठीक है, ये किताब किसकी थी? ये होमवर्क है, ढूंढ करके बताइए आप लोग। वोल्स्टनक्राफ्ट के अनुसार महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? शिक्षा की कमी होना। अगर महिला शिक्षित कम होगी तो अपने सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों के प्रति कम जागरूक होगी। ठीक है, तो मेन दिक्कत क्या है? एजुकेशन। तो मैंने आपको क्या बताया था, किसी को बर्बाद करना है, दो चीजें करनी है, एक तो उसको पढ़ने नहीं देना है और दूसरा घर से बाहर नहीं जाने देना है। बस खत्म कहानी उनकी, क्योंकि यहीं से वो सीख सकते हैं, नहीं सीख पाएंगे। तो महिलाओं को पुरुषों को समान अधिकार मिलने चाहिए क्योंकि वो भी तर्कशील प्राणी है। और लोगों ने समाज में क्या बना रखा है कि महिलाएं के तर्क नहीं होता है, एकदम बेकार टाइप के इंसान होती हैं। ठीक है, सारे तार्किक ठेका पुरुषों ने ले रखा है। जैसे लोग कहते हैं कि अगर महिला गाड़ी चलाए तो बच के रहना है, नहीं तो लाके कभी भी ठोक सकती है। ये इसी सोच का परिणाम है कि महिलाएं गाड़ी नहीं चला सकती। उनको नहीं पता कि महिलाएं जेट चला रही हैं और बढ़िया चला रही हैं, पुरुषों से बढ़िया चला रही हैं। महिलाएं देश चला रही हैं, महिलाएं अर्थव्यवस्था चला रही हैं। जो घर चला सकता है, बच्चों को संभाल सकता है, वो दुनिया में कोई भी काम कर सकता है, कोई भी काम कर सकता है। क्योंकि दुनिया में
सबसे कठिन काम है घर चलाना और बच्चे पालना। बिल्कुल कर हार्म सकते हैं सर, प्रिंसिपल एक क्या है? महिला है मिल ने जो कहा कि सर हाँ सर अभी एक टॉपिक खत्म हो गया था इसलिए मैं बोल रहा था, सॉरी मैंने हाँ आपको बीच में टोका। बोलिए बोलिए बोलिए। वो रिचा मैम ने जो बताया प्रतिशतात्मक के लिए, अभी जैसे वो कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि एरिया का भी प्रभाव पड़ता है सर। अभी जैसे जिस एरिया में मैं रहता हूँ महाराष्ट्र में, नागपुर में, तो मेरे घर पे मैंने कभी नहीं देखा कि पापा ने कोई डिसीजन लिया, डिसीजन मेरी मम्मी ने लिया है। पापा हाँ हाँ मतलब ला बिल्कुल। कर देते थे, पापा मतलब ला कर देते थे उन्हें हर चीज को, मतलब जो चीजें रिक्वायर्ड होती थी घर चलाने के लिए और अदरवाइज भी। तो इवन मेरी हम सबकी पांचों भाई बहनों की शादियों से लेकर तो हर चीज मम्मी ने हम्म डिसीजन लिए हर चीज का। तो कहीं कहीं एरिया का बहुत ज्यादा सर फर्क पड़ता है कि आप रह किस एनवायरमेंट में रह रहे हो, आजू बाजू में आपके लोग कौन है। चेंज बिल्कुल जी करने सही। को तो कोई भी बिल्कुल। कर सकता है सर, चेंज तो करने को नॉर्थ नहीं, ये कोई ईस्ट भी में बात कभी भी आपकी, कर सकता है। हाँ इस बोलिए। बात से मैं भी सहमत हूँ सर। मैं पूर्वांचल से हूँ, हाँ वाराणसी का मेरा ससुराल है। हाँ और वाराणसी का माहौल ऐसा है, मैंने किसी घर में नहीं देखा है कि मतलब अपनी सास के लिए भी मैं यही बोलूंगी कि वो भी अपने मतलब पति के ही जो डिसीजन रहते हैं उसमें ही हाँ में हाँ मिलाती हैं। आज के समय में भी उनके शादी को 65 साल हो चुके हम्म हैं, लेकिन पहले बाद में आके कहेंगी बतावा ऐसे कह दूंगा, लेकिन ना, उस समय तो हाँ में हाँ मिलाना ही है, चाहे गलत हो चाहे सही हो। और उसी परंपरा को मानते रहो, वरना आप बहुत ही निकृष्ट औरत साबित हो जाती है। तो ये पूर्वांचल में हमारे है, पूर्वांचल की हाँ हाँ मानसिकता आज पूर्वांचल भी में। है। हाँ मैं भी पूर्वांचल से ही हूँ, बहुत अच्छे से मानसिकता समझ रहा हूँ आपको, इसीलिए मैं हंस रहा था। मानसिकता तो बहुत खराब लगती है कि अगर किसी यूपी बिहार औरत में, ने यूपी बिहार में है ये मानसिकता ज्यादा। और साउथ सर इंडिया में। आपने जो, हाँ सर एक बोलिए। चीज और बताना चाहूंगी, आपने जो बताया पढ़ाई के लिए, हम्म मैं बनारस गई थी अपनी थीसिस के लिए डॉक्टर अर्चना सिंह से मिलने, जब मेरी हम्म शादी तय की गई। हम्म तो मेरे ससुराल वालों ने कहा कि नहीं ठीक है, वो अपना पीएचडी करेगी, उससे क्या है, यहीं रह के बनारस में आराम से करेगी। हम्म शादी होते ही 1 हफ्ते में रंग बदला। और हम्म ये आलम था कि मेरे देवर उस समय पीसीएस की तैयारी कर रहे थे, तो वो मैगजीन वगैरह लाते थे, और मेरे सामने अगर मैगजीन रखी है तो जल्दी से खींच लिया जाता था कि गलती से ये पढ़े ना। हम्म तो इस चीज को मैंने फेस किया है कि मुझे ना पढ़ने दिया गया, ना घर से निकलने दिया गया। हाँ, और इस तरह से साबित कर दिया गया जैसे मतलब धरती पे बोझ है हम, है ना। तो एक, क्योंकि मैंने इस चीज को फेस किया है। और हम्म वो किताब बताइए, किताब के अक्षर कम नहीं हो जाएंगे अगर हम पढ़ लेंगे तो। हम्म लेकिन वो किताब मेरे सामने से हटा दी जाती थी, मुझे किताबें वहां छूने नहीं दी जाती थी। तो ये है कि नहीं पढ़, शादी हो गई है तो अब नहीं पढ़ना है, तुम्हें क्या करना है, बर्तन ही संभाल। हम्म। तो आप जवाब दीजिए पढ़ करके, इसीलिए मैं पीडीएफ नोट शेयर करता हूँ। और सर जगह के साथ-साथ ना खुद की सोच भी डिपेंड करती है। लाइक मेरी मम्मी ने बहुत कुछ फेस किया। मम्मी मेरी बिहार से हैं हम्म और पापा मेरे पंजाब से हैं। हम्म तो दोनों अलग-अलग स्टेट है। एक जगह पे तो प्रायोरिटी दी जाती है, एक जगह पे प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। हम्म लेकिन मम्मी के साथ ऐसा हुआ है जैसा मतलब औरतों के साथ होता आया है। लेकिन मेरी मम्मी ने पहले तो कुछ नहीं बोला। कुछ टाइम बाद जैसे मैं बड़ी होती गई, तो मम्मी ने अपने एक्सपीरियंस को शेयर करके मुझ में चेंज लाने की कोशिश की, और जैसे मैं बड़ी हो गई वैसे मम्मी अपोज़िट हो गई। हम्म कि ठीक है, अब मतलब जो चीज़ें चल रही थी, मेरे पापा गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, हम्म तो तब तक पहले तो सुनती आई जैसे मैं बड़ी हो गई, हाँ ठीक है, मैं अपने आप जॉब करके कर सकती हूँ। तो मम्मी ने तब बातों को अपोज़िट करना शुरू कर दिया। पहले पापा की बातें सुनती थी, लेकिन अब कि ठीक है, मेरे पास कुछ है, तो मैं बोल सकती हूँ। तो ठीक। ऐसा होता है कि खुद को भी थोड़ा बाहर लाना पड़ता है समय के साथ-साथ। या तो अपने बच्चों को कुछ ऐसा बना दो, या फिर खुद ही ऐसे बन जाओ कि आज मेरे घर के अंदर सिर्फ़ मेरी मम्मी की चलती है। हम्म मतलब मार-पीट और सारी चीज़ें जो होती आई हैं, वो सारी चीज़ें हुई हैं। उन्होंने सब कुछ फेस किया है। हम्म लेकिन आज वो सिर्फ़ एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। मार्क्स, मतलब कि आदमी गरीब पैदा हुआ लेकिन मरना नहीं गरीब है, बदल यस देना सर, है, समाज को बदल बिल्कुल। देना। बिल्कुल। ठीक है, तो आप लोगों के इतने इंटरेक्टिव सेशन को देखने के बाद हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श की क्लास होगी, तो आप लोगों को एक्सेस दिया जाएगा, ज्वाइन करिएगा आप लोग, ठीक है। तो आज तो बस बहुत हल्की सी बात हुई है, साहित्य वाली क्लास में और डिटेल डिस्कशन होता है, तो उसमें आप लोग आइए। स्वागत है आप लोगों का, राजनीतिक विचारकों का स्वागत है, आप लोग भी अपने व्यू रखिएगा वहाँ पे। तो वोल्स्टन क्राफ्ट से रिलेटेड हो चुका है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगली क्लास में हम लोग करेंगे जॉन स्टुअर्ट मिल को। मैं बस आप लोगों को यही बोलूंगा कि आप जिस भी जहां भी स्थिति में हैं, उससे बाहर निकलने का एक ही रास्ता है,
और वो है शिक्षा। और मेरा ये क्लास शुरू करने का जो, नौकरी छोड़ने के बाद जो मुझे पढ़ाने का जो मेरा निर्णय था, वो निर्णय यही था कि ऐसे लोगों को पढ़ाना है जिनके हाथ से कॉपी किताब छीन लिए जाते हैं। आपको पता नहीं है कि बहुत सारे स्टूडेंट कमरा बंद करके गूगल मीट पे क्लास करते हैं मेरी, उनके घर वालों को नहीं पता कि वो क्लास करते हैं। ये सर मैं भी अपने पापा के सामने नहीं ले सकती क्लास। हाँ, तो वो चोरी सर छुपे। मैं भी हाँ। पहले छुप के क्लास कर रही थी, लेकिन इधर 10-15 दिन में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी है कि अब हम ओपनली क्लास कर रहे हैं, हमें एग्जाम देना है, कोई हमें डिस्टर्ब ना करे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ओपनली क्लास करिए और उन लोगों को जवाब दीजिए जो ये कहते हैं कि आपसे नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जी सर। नोट्स बनाइए, नोट्स आप लोग शेयर करिए। बहुत सारे स्टूडेंट, बाकी स्टूडेंट बहुत अच्छा नोट्स बना के शेयर कर रहे हैं, और नोट्स की है, नोट्स नहीं बनाएंगे दिक्कत है। ठीक है ना। आप सभी लोग, दीप्ति, ऋचा जी, आप, मुकेश मुकेश ने भेजा हुआ है, बाकी और भी सेशन का भेजिए। जितनी क्लासेज मैं लेता हूँ पेपर 1 वाले ग्रुप में अगर मैंने लिंक शेयर किया है तो जरूर ज्वाइन करिए आप लोग समय निकाल के। और अगर कहीं ऑक्युपाइड है तो रिकॉर्डिंग जरूर देखिए, उसका नोट्स बना के मुझे जरूर शेयर करिए। मैं नोटिस करता हूँ कि कौन नोट्स बना के भेज रहा है और कौन क्लास कर सर रहा है। एक्चुअली मेरा लेफ्ट हैंड में मसल्स फ्रैक्चर हो गया था, तो क्रैप बैंडेज में घूमी हूँ पिछले 10 दिन, तो इतना पेन था कि मैं क्लास नहीं कर पा रही थी। अब थोड़ा आराम हुआ है तो मैं क्लास में आई हूँ, लेकिन अब मैं रेगुलर रहूंगी और नोट्स वगैरह शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे एग्जाम देना ही देना है। ठीक है, ठीक है, तो अच्छे से दीजिए एग्जाम। और अगर इस तरह की कोई इश्यूज आएगी तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, उसके लिए तनाव नहीं लेना है। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगा आप लोगों के लिए। और मुझे बोलना नहीं चाहिए, मैं बनारस में आपके घर तक भी कर सकता हूँ, इतना पावर है। तो अगर इस तरह की कभी कोई दिक्कत आ जाए पुलिस प्रशासन या किसी भी लेवल पे, तो बस मुझे इशारा करना है, मैं कुछ भी कर सकता जी हूँ। सर। हाँ, जी सर, वैसे मैंने रजिस्ट्रेशन डाल दिया है, क्योंकि मैंने एलएलबी भी कर रखा है, मैंने अपना रजिस्ट्रेशन डाल दिया है। फिर आप तो लॉयर है, आपको क्या दिक्कत है फिर? तनाव नहीं लेना है फिर, ठीक है। सर बस एक ही दिक्कत थी कि शादी हो चुकी। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो बीत गई सो बात गई, अब से उस पे काम करना है और फोकस करना है, डाइवर्ट नहीं होना है। ठीक है, जब आप अपना काम करेंगे, जब सावित्रीबाई फुले पढ़ाने जाती थी तो उसके उनके ऊपर लोग कूड़ा फेंकते थे, कचरा फेंकते थे, गोबर उठा के फेंक देते थे, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारी। और ये उस समाज की बात है जहां चेतन बात कर रहे हैं कि महिलाओं को कम बोला जाता है, आप समझ रही हैं? तो ये उसी समाज की बात है। सावित्रीबाई फुले उसी समाज की रहने वाली थी, और जब वो पढ़ाने जाती थी तो उनके ऊपर लोग कचरा उठा के फेंक देते थे ताकि पढ़ा ना पाए, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारा और पढ़ाया। आप समझ पा रहे हैं? तो जब आप कोई चीज करने जाते हैं तो तमाम बाधाएं परेशानियां आती हैं, और वो बाधाएं आपको कमजोर नहीं करनी चाहिए, बल्कि आपके जो आपकी इच्छा शक्ति उसको और दृढ़ बनानी चाहिए। तो ये चीजें होती रहनी चाहिए। यूपी बिहार में सामंतवाद ज्यादा है, पितृसत्तात्मक ज्यादा है, लेकिन यूपी बिहार के लोग कमाल भी करते हैं, क्योंकि कमल कीचड़ में ही खिलता है। ठीक है। तो तनाव नहीं लेना है, पढ़ते रहिए आप लोग। नोट्स मुझे शेयर करिए सभी लोग बना के, जितने भी सेशन हुए हैं, जितने भी क्लासेज हुई हैं, क्योंकि अभी के जो एग्जाम्स हो रहे हैं ना वो सिलेबस से नहीं, आउट ऑफ सिलेबस ही पूछ रहा है। तो जितना पढ़ाया जा रहा है वो सब सिलेबस है आपका। ठीक है, तो उसको कर जाइए। अगर मैंने एक वीडियो डाल दिया है तो उसको देख करके नोट्स बना के मुझे शेयर कर दीजिए।